हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसे कि हमने सुबह ही हिस्ट्री का जो मॉडल टेस्ट है वो कराया था और दोस्तों उसमें से सेम टू सेम लगभग 50-60 नंबर का उसमें से पेपर आया है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं तुम्हें आज ये जो 2022 का जो आज का पेपर हुआ है, आज है 31 मार्च। आज 31 मार्च है ना। 2022 में जो इतिहास का पेपर हुआ है 12th का, उसे सोल्व कराने जा रहा हूँ, जिसमें यानी 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। 3-15 मिनट परीक्षार्थी को पेपर पढ़ने के लगते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड कै में बात करें, इसमें जो ये है खंड कै में 10 बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी जो खंड कै में 10 बहुविकल्पी प्रश्न है, खंड ख में 5 अति लघु प्रश्न है और खंड ग में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है और खंड घ में 3 विस्तृत प्रश्न है। कौन से? खंड ग में 3 विस्तृत प्रश्न है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। खंड ड में ऐतिहासिक तिथियां और मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। सभी प्रश्न निर्धारित अंक है उनके सम्मुख अंकित किए गए, नहीं जितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने वे अंक निर्धारित किए गए हैं। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन यानी खंड क हल करते हैं दोस्तों। खंड क, खंड में क में क्या कहना चाह रहा है? खंड क में कह रहा है कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी। तो दोस्तों भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? दोस्तों भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? दोस्तों भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी उत्तर वैदिक। कौन सी? उत्तर वैदिक प्रथम नगरीय सभ्यता थी। अगर बात करें अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो दोस्तों सबको पता है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य जी हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य जी हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों महाभारत के रचयिता सबको पता है व्यास जी हैं। कौन से? वेद व्यास जी हैं। वेद व्यास जी हैं महाभारत के रचयिता, वेद व्यास जी हैं। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो दोस्तों महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली। कौन? जमाली। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में। अकबरनामा के लेखक कौन थे? दोस्तों अकबरनामा के लेखक अबू फजल थे, इस किताब को अकबर आईने अकबरी भी कहते हैं। कौन सी? आईने अकबरी। आईने अकबरी भी कहते हैं। इस पुस्तक को आईने अकबरी भी कहते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी को लागू किया गया। कब? 1793 ईस्वी को। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1793 ईस्वी को लागू किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा? किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा था? तो ये वी डी सावरकर जी ने कहा था। किसने कहा था? वी डी सावरकर जी ने कहा था। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किस लेखक, इसके लेखक कौन है? ये पुस्तक किसकी है? पुस्तक दे रखी है और इसके लेखक पूछ सके, तो इसके लेखक महात्मा गांधी जी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। ये बहुविकल्पी। अब खंड ख, कौन सा दोस्तों? अब खंड ख आ जाता है। खंड ख, अब खंड ख के बारे में बताएंगे। खंड ख में कौन कौन से प्रश्न है? क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्रों का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो दोस्तों हड़प्पा कालीन केंद्र कौन कौन से थे? तुम्हें पता होगा हड़प्पा कालीन केंद्र, जैसे कि मोहनजोदड़ो था हड़प्पा कालीन केंद्र, मोहनजोदड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था, बनावली था। दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर भी इन केंद्रों की सूची आ रही होगी, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्र जो थे, नगर थे, वो हड़प्पा क्या नाम लेगा? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, ये सब थे। अब क्वेश्चन आता है कि अशोक के धर्म चक्र के बारे में आप क्या जानते हैं? दोस्तों अशोक के धर्म चक्र के बारे में क्या जानते हैं? इस क्वेश्चन को में आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें है कि अशोक का धर्म किसे कहते हैं? क्या है? धर्म है साधुता, बहुत से अच्छे कल्याणकारी कार्य करना, कोई पाप ना करना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता, धर्म, प्राणियों का वध ना करना, किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा ना करना, माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा मानना। तो अशोक के धर्म किसे कहते हैं? अशोक का धर्म ये है कि यानी जो भी अच्छे कार्य हैं, यानी अपनी दयावान बनना, अपनी आवाज़ में मधुरता लाना, माता पिता की आज्ञा मानना, बड़ों की आज्ञा मानना, अच्छे कार्य करना, गलत कार्य से दूर रहना, तो यही अशोक का धर्म था। अब क्वेश्चन नंबर है, क्या नाम लिख रहा है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर है कबीरदास की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों किसकी? कबीरदास की शिक्षाओं का वर्णन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कबीरदास की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए ये पूछ रहा है। तो कबीरदास की शिक्षाओं के वर्णन मैं बताता हूँ मैं तुम्हें क्या है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कबीर के माँ बाप बेहद गरीब और अनपढ़ थे, लेकिन उन्हें कबीर को पूरे दिल से स्वीकार किया। आपको पता है कि कबीर के माता पिता यानी वे उसके कबीर उनसे पैदा हुआ नहीं था, वे कबीरदास उन्हें मिले थे। तो यानी कबीर के माँ बाप बेहद गरीब थे और वे अनपढ़ थे। यानी जो कबीर के माता पिता दोनों अनपढ़ थे और गरीब थे, लेकिन उन्हें कबीर को पूरे दिल से स्वीकार किया। उन्होंने कबीरदास जी को पूरे दिल से स्वीकार किया और खुद के व्यवसाय के बारे में शिक्षित किया और जो उनका कार्य है उसके बारे में उन्हें बताया। उन्होंने एक सामान्य गृहस्वामी और एक सूफी के संतुलित जीवन के जिया। ये माना जाता है कि उन्होंने अपनी धार्मिक शिक्षा गुरु रामानंद से ली थी। तो ध्यान रखना कि अगर पूछे कि कबीरदास की जो धार्मिक शिक्षा है वो किससे ली थी, तो उन्होंने गुरु रामानंद जी से ली थी, गुरु रामानंद जी से ली थी। अब मनसबदारी प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं? दोस्तों मनसबदारी प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों मनसबदारी प्रथा के बारे में मैं तुम्हें बता दूं, जो मनसबदारी प्रथा है अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा के आधार पर सेना को संगठित किया। मनसबदारी सेना को संगठित करने की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और पद मनसब के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था। इस व्यवस्था में मनसबदार सम्राट के प्रति महानगद वेतन प्राप्त करता था। एक बार और समझिए, नहीं अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा यानी अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा स्थापित की। यानी जो जागीरदारी थी उसे खत्म करके मनसबदारी प्रथा शुरू की के आधार पर सेना को संगठित किया। यानी सेना संगठित की और मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और पद मनसब के अनुसार घोड़सवार सैनिक रखता था। इस व्यवस्था में मनसबदार सम्राट से प्रति माह नगद वेतन प्राप्त करता था। अब 1857 के विद्रोह के कोई कारण लिखिए। तो 1857 के विद्रोह के 2 कारण, यानी 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति थी। तुम्हें पता है कि 1857 की क्रांति में जो गोद या हड़प नीति थी जो इन्होंने झांसी के साथ की थी, यानी एक तरह से, यानी अगर कोई राज्य था, अगर उस राज्य में राजा का कोई संतान नहीं थी तो वे उसकी पूरी यानी जागीरदार छीन लेते थे, यानी उससे राजा का पद छीन लेते, यानी उसे एक तरह से भिखारी बना देते थे। इनकी हड़प नीति थी कि इन्होंने कानून लागू करा था कि राजा की संतान है वही राजा बन सकते हैं, वे किसी और को गोद नहीं ले सकते। एक तो सबसे प्रमुख कारण ये था। दूसरा था यह अंग्रेजी की विस्तारवादी नीति थी जो ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के दिमाग की उपस्थित है। ब्रिटिश के लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। कंपनी के गवर्नर जनरल के भारतीय राज्यों के अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए गए थे। तो दूसरा कारण था कंपनी के गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से कई नियम बनाए थे। यानी कंपनी का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, उसने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिलाने के लिए कई सारे नियम बनाए थे। इसका एक प्रमुख कारण था कि जो हमारे सैनिक थे उन्हें चर्बी वाले कारतूस थे उनके प्रयोग के लिए बोला था। इन्होंने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के लिए बोला था। अब ये दोस्तों हमारा खंड ख हो गया कंप्लीट। अब शुरू करते हैं खंड ग। अब जो इसमें पहला क्वेश्चन है, यानी हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करें। यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ है? दोस्तों एक तरह से यानी कारण तो बहुत है, और अगर मैं कारण बताऊं तो बहुत विस्तार से, यानी कई पेज भर जाएंगे कारणों का। पर दोस्तों सबसे पहले जो इसमें कारण था, हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो कारण थे, इसमें जो प्रमुख कारण था, इसके पतन के लिए विद्वानों ने कई कारण बताए हैं। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है इसके पतन के विद्वानों ने कई कारण बताए हैं, जैसे बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध, प्रशासनिक शिथिलता, महामारी एवं संसाधनों का अधिक उपभोग आदि। तो हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के कारण थे इसमें थे, क्या नाम लिख रहे हैं, बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध, प्रशासनिक शिथिलता, महामारी एवं साधनों का अधिक उपभोग आदि। ये इसके प्रमुख कारणों में थे। अब क्वेश्चन नंबर 17 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, बात करें बौद्ध धर्म की जो शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी, मैं तुम्हें पढ़ के सुना रहा हूँ। 4 तो बौद्ध धर्म में आर्य सत्य थे और अष्टांग मार्ग थे और बौद्ध शिक्षाओं का मजबूत आधार है। बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं के रूप में 4 आर्य सत्य निम्नलिखित है, यानी दुनिया दुख और कष्ट से भरी है। यानी जो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे, नंबर 1 था
दुनिया दुख और कष्ट से भरी हुई है। जो दूसरा था, सभी पीड़ाओं का एक कारण समुदाय है जो इच्छा है। नंबर 3, दर्द और दुख का अंत इच्छाओं से के छुटकारा मिलने से किया जा सकता है। नंबर 4, तृष्णा को अष्टांगिक मार्ग के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। ये थे जो 4 आर्य सत्य थे। अब अष्टमांग जो अष्टांग है वे ये हैं, यानी सम्यक विचार, सम्यक विश्वास, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांग मार्गों में 3 बुनियादी श्रेणी शामिल है जिनके नाम एकांग्रित हैं: समाधि स्कंद, ज्ञान प्रज्ञा स्कंद और नैतिक आचरण स्कंद। शील स्कंद और समाधि स्कंद के अंतर्गत सम्यक स्मृति की समाधि आती है, जबकि सम्यक वाक के अंदर सम्यक जीविका और सम्यक प्रयासशील स्कंद के अंतर्गत विभाजित हैं। प्रज्ञा स्कंद में सम्यक विचार, सम्यक कर्म और सम्यक विश्वास शामिल है। ये बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है, विजयनगर साम्राज्य के कलात्मक विकास पर प्रकाश डालिए। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के कलात्मक विकास पर प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा अब आपको। यानी क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन, यानी विजयनगर का शासन वंशानुगत राजतंत्र पर आधारित था। यानी जो विजयनगर का साम्राज्य का जो शासन था ना, वो वंशानुगत था, यानी जो राजा का बेटा था वही राजा बनेगा पर आधारित था। उसका मूल आधार निरकुश राजतंत्र था, यानी उसका जो आधार था वो निरकुश राजतंत्र था। कृष्णदेव राय अपने मुक्त माल्यद ग्रंथ में लिखा है कि अपनी प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के उद्देश्य को सदैव आगे रखे, तभी देश में लोग राजा के कल्याण की कामना करेंगे, और राजा को कल्याण तभी होगा जब देश की प्रगतिशील और समृद्धिशाली होगा। विजयनगर का केंद्रीय प्रशासन 3 परिषदों में बटा था। यानी विजयनगर का जो केंद्रीय प्रशासन था कितने? 3 परिषदों में बटा था। नंबर 1, राज्य परिषद। राज्य परिषद यहाँ राजा की सलाहकार समिति होती थी और इसका सर्वमुख कार्य राजा को सलाह देना या तथा राजा का राज्याभिषेक करना होता था। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत युवराज के राज्याभिषेक को पट्टाभिषेकम कहा गया था। मंत्रिपरिषद, इसका प्रमुख अधिकारी प्रधानी या महाप्रधानी कहलाता था और इसके अध्यक्ष सभानायक कहा जाता था। नंबर 3 में सामान्य परिषद, इसका प्रमुख कार्य राजा के परामर्श देना होता था, किंतु उसके परामर्श को राजा अपनी इच्छा अनुसार स्वीकार या अस्वीकार कर सकता था। तो विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन यही था, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सहायक संधि पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19, सहायक संधि पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19, सहायक संधि आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। यानी सहायक संधि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेजली ने यानी वो लॉर्ड वेलेजली द्वारा, यानी सहायक संधि भारत में 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेजली द्वारा भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया गया था। यानी सबसे पहले 1798 से लेकर 1805 के मध्य लॉर्ड वेलेजली द्वारा सहायक संधि का प्रयोग किया गया था। इसका जो प्रमुख कारण क्या था कि जो अंग्रेजों का विस्तार हो सके। यह प्रकार की संधि है जो कि ब्रिटिश ईस्ट कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच में हुई थी। यानी एक ऐसी संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट कंपनी जो उसकी कंपनी थी अंग्रेजों की, और भारत की रियासतों के बीच में यह संधि हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 20, गांधी इरविन समझौते पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। यानी गांधी इरविन समझौता क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। दोस्तों गांधी इरविन समझौता आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यानी 5 मार्च सन 1931 को, तो कद 5 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में के पूर्व महात्मा गांधी तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। यानी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हो रहे थे, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में हो रहे थे, उससे कुछ समय पहले गांधी और जो अंग्रेजी गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ, इसलिए गांधी इरविन समझौता इसे बोलते हैं। यानी गांधी इरविन समझौता कहते हैं हिंसा के आरोपों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा और भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। इसमें क्या बात हुई थी? इसमें कहा गया था राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। यानी जो राजनीतिक बंदी, यानी राजनीति के चलते जिन्हें बंदी बनाया गया उन्हें रिहा कर दिया जाएगा और भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। यानी जो भारतीय हैं उन्हें समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। ये गांधी इरविन समझौता था। अब भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका उल्लेख कीजिए। यानी भारतीय संविधान का विस्तृत आकार ऐसा नहीं है कि बल्कि इसका मूल संविधान में संशोधन तथा परिवर्तन करते हुआ है। यानी जो भारत का संविधान है नहीं इतना बड़ा शुरू यानी जब बना था तो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इसमें परिवर्तन हुआ उसके कारण यह बड़ा होता गया है। अब तक लगभग 100 संविधान संशोधन हो अब तक लगभग 100 यानी सोनी अब तो ज़्यादा हो गई, 103 104 संविधान संशोधन हो गए हैं। इसका प्रमाण है कि वर्तमान समय में मूल रूप से भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 25 भागों में विभाजित है। यानी जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो 25 भागों में विभाजित है। 465 से अधिक अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ। यानी भारत में जो प्रस्तावना 25 भागों में विभाजित है, 465 से अधिक अनुच्छेद हैं। यानी जो आर्टिकल 465 से अधिक हैं और जो अनुसूचियाँ हैं वे अनुसूचियाँ कितनी हैं, और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बाय। अब आगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में कुछ यानी 22वें प्रश्न में 2 दे रखे। क्या था? ऋग्वेद आर्यों के धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए, मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें। ये 2 प्रश्न दे रखे इसमें। अब इनमें से किसी एक प्रश्न को चुन लीजिए, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा करना। यानी अब ये करेंगे 22वां प्रश्न। यानी मैं तुम्हें छोटे नहीं एक तरह से शॉर्ट बता रहा हूँ। यानी उस समय पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा था। यानी जब मौर्य साम्राज्य की जो विशेषता है उस समय गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया था, जो राज्य पर किसी बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह की खबर प्रशासन तथा सेना तक पहुंचती थी। भारत में सर्वप्रथम मौर्य वंश के शासनकाल में ही राष्ट्रीय राजनीतिक एकता स्थापित हुई थी। यानी भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय राजनीतिक एकता कहाँ पर स्थापित हुई थी? मौर्य शासन में हुई थी। मौर्य प्रशासन में सत्ता का सुदृढ़ केंद्रीकरण था, परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था। मौर्य साम्राज्य में सत्ता का था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं होता था। अब क्वेश्चन नंबर 22 में ये भी कर लेते हैं, ऋग्वेद आर्यों के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। ये वाला भी कर लेते हैं, चाहे आपने ये करो मैं ये वाला भी बता दूँ इसमें कैसा है। अगर बात करें यानी ऋग्वेद काल के धार्मिक जीवन का वर्णन, तो ऋग्वेदिक काल में धार्मिक जीवन यानी आर्यों में बहुवाद था और उनके देवताओं की संख्या 23 थी। ऋग्वेद में कुछ देवियों की भी स्तुति की गई थी। देवी देवताओं का कल्पना मानव के रूप में की गई थी। मूर्ति पूजा को सर्वत्र अभाव था। यानी ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का अभाव था। ये तो एक तरह से थोड़ा सा था। अब इसमें लिखेंगे यानी ऋग्वेद काल में जो धार्मिक जीवन की ओर थी, इसका प्रत्यात्मक अर्थ था पुरुष देवताओं की तुलना में स्त्री देवियों की निम्न स्थिति थी। इस काल में धर्म बहुवेद के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आर्य एक से अधिक देवी देवताओं में विश्वास करते थे। हालांकि इस काल के अंतिम चरण में हमें एकेश्वरवाद के दर्शन भी दिखाई देने लगते थे। दोस्तों ये मैंने तुम्हें एक थोड़ा सा हिंट दिया है, अगर आप इसे खोल के लिखोगे तो यही बहुत बड़ा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर का मूल्यांकन करें। किसके? राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर का मूल्यांकन करें। अब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यानी अब इसमें देखेंगे कि एक शासक के रूप में, यानी इस वाला क्वेश्चन है 23वां, एक शासक के रूप में सम्राट अकबर की सफलता का सबसे बड़ा आधार यह था कि उसने विभिन्न राज्य, विभिन्न जातियों तथा विभिन्न समुदाय के लोगों को एक सूत्र में बांधने का सराहनीय कार्य किया। इस दृष्टि से उसे भारत का राष्ट्रीय शासक नेशनल स्तर कहा जाता है। उसका विशाल साम्राज्य 15 सूबों में बटा हुआ था। यानी राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर का मूल्यांकन करें। यानी एक शासक के रूप में सम्राट अकबर की सफलता का सबसे बड़ा आधार यही था कि उसने विभिन्न राज्य, विभिन्न जातियों, विभिन्न संप्रदाय के लोगों को एक सूत्र में बांधने का सराहनीय कार्य किया। यानी उसने, तुम्हें पता है कि सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ बांधा था। इस दृष्टि से उसे भारत का राष्ट्रीय शासक या नेशनल स्तर का शासक कहा जाता है। तो किसे? यानी अकबर को राष्ट्रीय स्तर तक का शासक कहा जाता है। उसका विशाल साम्राज्य 15 सूबों में बटा था। कितने? उसका विशाल साम्राज्य 15 सूबों में बटा था। 15 सूबों में बटा था। अब क्वेश्चन नंबर आता है, यानी इसमें क्या था अथवा में करके। अब यह है क्या? तो मुगल कालीन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। अब ये पढ़ेंगे। अगर बात करें मुगल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें या अथवा में करके है, तो इसमें मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। तो यानी एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। मुगलों ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिस पर खलीफा जैसे किसी विदेशी सत्ता का कोई अंकुश ना था। तो मुगलों ने किसकी स्थापना की थी? एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी जिस पर खलीफा जैसी किसी विदेशी सत्ता का कोई अंकुश ना था। मुगल कालीन राजतंत्र के सिद्धांत को स्पष्ट व्याख्या अबुल फजल ने आईने अकबरी में की है। किसमें? आईने अकबरी में की है। मुगल सम्राट सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था।
यानी सभी सेनाओं का सेनापति और सर्वोच्च न्यायाधीश होता था कौन, जो बादशाह होता था वो। एक बार यानी मुगल प्रशासन में जो सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। मुगलों ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिस पर खलीफा जैसे किसी विदेशी सत्ता का कोई अंकुश न था। मुगलकालीन राजतत्व के सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या अबुल फजल ने आईने अकबरी में की। मुगल सम्राट राजशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति तथा सर्वोच्च न्यायाधीश था। अब क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 24वां। इसमें कि कौन सा, भारत में ब्रिटिश भू राजनीति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में ब्रिटिश भू राज की प्रमुख नीतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें देखेंगे। अब जो इसमें यानी भारत सरकार की आय में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी, सरकार की आय निश्चित हो गई थी, जिसने अपना बजट तैयार करने में आसानी हुई। सरकार ने प्रतिवर्ष राजस्व की दरें तय करने का ठेका देने के झंझट से मुक्ति मिल गई। कंपनी के कर्मचारी, जो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है, के कर्मचारियों को लगान व्यवस्था से मुक्ति मिल गई, जिससे वे कंपनी के व्यापार की ओर ध्यान दे सके। यानी इसमें एक बार और समझ, यानी सरकार की आय में अत्यधिक वृद्धि हो गई, यानी सरकार की आय में ज़्यादा वृद्धि हो गई, सरकार की आय निश्चित हो गई, यानी सरकार की वृद्धि हुई और आय निश्चित हो गई, जिससे अपना बजट तैयार करने में उन्हें आसानी हुई। यानी सरकार को अपना बजट तैयार करने में आसानी हो गई। सरकार को प्रतिवर्ष राजस्व की दर तय करने एवं ठेका देने के झंझट से मुक्ति मिल गई। यानी सरकार प्रतिवर्ष अपना जो राजस्व की दर है वे तय करती थी, उससे मुक्ति मिल गई। कंपनी के कर्मचारियों को लगान व्यवस्था से मुक्ति मिल गई, जिससे वे कंपनी के व्यापार की ओर अधिक ध्यान दे सके। अब इसमें है, ये हो गया आपका। अब है इसमें क्या नाम लिख रहे हैं, अब इसमें अथवा में दे रखा, अथवा में या गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे, उनके क्या परिणाम हुए। दोस्तों वैसे तो बहुत बड़े क्वेश्चन है, पर मैंने तुम्हें शॉर्ट बता रहा हूँ। अब लिखेंगे कि यानी गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे और उनके क्या परिणाम हुए थे। अगर बात करें गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे, यानी अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा के लिए 1930 से 32 के बीच सम्मेलन की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। तो यानी 1930 से 1932 के मध्य 3 गोलमेज सम्मेलन हुए किए गए। ये सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किए गए थे। यानी जो ये थे, जो साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर किए गए थे। भारत में राजस्व या स्व शासन की मांग तेजी से बढ़ रही थी। ये तो थे कि गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे। अब इनके क्या परिणाम हुए। अब गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे, यानी नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा के लिए 1930 से 32 के बीच एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। ये सम्मेलन मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किए गए थे। भारत में स्वराज या स्वशासन की मांग तेजी से बढ़ रही थी। 1930 के दशक में कई ब्रिटिश राजनेताओं का मानना था कि भारत में अब भू राजस्व लागू होना चाहिए। हाल ही का भारतीय और ब्रिटिश राजनेताओं के बीच काफ़ी वैचारिक मतभेद था, जिनका समाधान सम्मेलन से नहीं हो सका था। अगर बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के मध्य हुआ। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक हुआ। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें सितंबर से लेकर दिसंबर 1931 के मध्य हुआ। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ नवंबर से दिसंबर के बीच में 1932 में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन ये थे। अब शुरू करते हैं, यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तो सारे हो गए। अब आती है मैप की बात। जो मैप की तिथि है, ये तिथि है, अभी इन्हें एक बार देख लीजिए तिथियों को। अगर बात करें कि 563 ईसा पूर्व क्या हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। कब, 563 ईसा पूर्व किसका, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बात करें 185 ईसा पूर्व, तो मौर्य साम्राज्य का अंत, मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ, 185 ईसा पूर्व। 78 ईसा पूर्व कनिष्का राज्यारोहण, कनिष्का राज्यारोहण कब हुआ, 78 ईस्वी पूर्व। 375 ईसा पूर्व क्या, 375 ईस्वी में क्या हुआ था, समुद्रगुप्त का शासनकाल, यानी 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त का शासनकाल था। 606 ईस्वी की बात करें तो हर्षवर्धन का शासनकाल था। 606 में हर्षवर्धन का शासनकाल था। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ, किसके बीच में, बाबर, एक तो बाबर था और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी के मध्य बाबर और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बात करें 1765 में तो इलाहाबाद की संधि हुई शाह आलम द्वितीय के साथ में, और
ये अंग्रेजों के मध्य और सालम द्वितीय के साथ में। 1917 में कांग्रेस द्वारा स्वामित्व शासन की मांग की गई और 1928 में बारदौली में किसान आंदोलन हुआ, जिसमें जो हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जिन्हें लौह पुरुष कहा गया था, ये उस आंदोलन में पहुंचे थे। तो 1928 में बारदौली का सत्याग्रह आंदोलन हुआ। ये 10 तिथि थी। अब बात करें आगे, वह स्थान जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं वह है कालीबंगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अपने मॉडल टेस्ट में भी कराए थे और उसमें एडजस्ट ऐसी कैसी रखे मिले हैं, यानी मैप दिया होगा, तुम्हें मैप में दर्शाया गया होगा कि वह स्थान जहाँ जुते हुए खेत के स्थान मिले हैं तो वे कालीबंगा मिले हैं। और कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है किधर? ये कालीबंगा है राजस्थान के अंदर। कहाँ? राजस्थान के अंदर। बात करें वह स्थान जहाँ से अकबर का मकबरा है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। और सिकंदरा कहाँ है? ये है अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में। सिकंदरा अफगानिस्तान में। वह स्थान जहाँ दिल्ली का लाल किला स्थित है, वो दिल्ली का लाल किला है तो कहाँ है? दिल्ली के अंदर ही है। बात करें अगली, वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था तो साबरमती आश्रम गुजरात से। कहाँ से? साबरमती आश्रम गुजरात से प्रारंभ किया था। वह स्थान जहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में मुंबई से जो शुरू हुआ था आंदोलन, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों ये कुछ आज के क्वेश्चन थे जिसमें पूरा पेपर सोल्व हो गया है हिस्ट्री का। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दिए जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।